नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आर से संबंधित जो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ अन्य बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज की श्रृंखला में कौन से बहुविकल्पीय प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न कहता है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है बिहार में। ठीक है। अगला प्रश्न है ओजोन परत अवस्थित है कहाँ पर। समताप मंडल में ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ग्रैंड बैंक स्थित है कहाँ पर स्थित है। तो ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। ठंडी लेब्राडोर धारा न्यू फाउंडलैंड के निकट गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, जिससे यहाँ प्लैंकटन का विकास होता है और जो मछलियों का भोजन होता है। अतः यहाँ मत्स्य क्षेत्र विकसित होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। रुकवा झील क्षेत्र इनमें से किन खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो रुकवा झील क्षेत्र जो है वो कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, रुकवा झील क्षेत्र अफ्रीका देश में तंजानिया में स्थित है। यह रिफ्ट घाटी के रूप में जो कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है मिडलैंड लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो ये यूके में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जापान का उत्तरी होन्शु क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जापान का दक्षिणीय क्षेत्र लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और पूर्वी क्षेत्र जलयान निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। तो लैप्स जनजाति के लिए जो प्रसिद्ध है वो स्कैंडिनेवियाई कंट्री जो है वो प्रसिद्ध है। कौन सी। तो ग्रीनलैंड में एस्किमो जनजाति पाई जाती है। एस्किमो जनजाति अलास्का से ग्रीनलैंड तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है। तो ये किस संविधान के भाग 2 में किया गया है और इसमें जो अनुच्छेद शामिल किए गए हैं वो 5 से 11 तक के अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। यह संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ये संरक्षण दिया गया है, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित ये है। ठीक है, ये जो अनुच्छेद है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान किया गया है और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। तो ये तीनों बातें आप तीनों अनुच्छेद ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 331 में। लेकिन 104वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं राज्य की विधान परिषद में आंग्ल भारतीय समुदाय के नाम निर्देश को जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया है। ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किया गया है। अनुच्छेद 121 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्यों के संबंध में संसद में चर्चा का निर्बंधन किया गया है। अगला प्रश्न है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो संविधान के अनुच्छेद 348 के का में ये वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ के नियंत्रण का वर्णन किया गया है।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित है? तो ये अनुच्छेद 122 के द्वारा ऐसा वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का विवरण किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप कर दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 का के तहत बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 243 के घ में इस बात का वर्णन है कि महिलाओं को 1/3 का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, यानी उनको ये आरक्षण मिला हुआ है। अनुच्छेद 243 ग में पंचायत की संरचना का प्रावधान भी किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी के निर्धारण का आधार क्या है? तो उपभोग आंकड़े को गरीबी निर्धारण के आधार के रूप में देखा गया है। सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली समिति ने निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु अपने फार्मूले में उपभोग व्यय को आधार बनाते हुए इसे अधिक व्यवहारिक बताया है। अगला प्रश्न है, राजीव आवास योजना का लक्ष्य है क्या है? तो मलिन बस्ती मुक्त भारत। यह योजना 2013 में आरंभ हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था राज्यों को झुग्गी झोपड़ी से मुक्त बनाना। अगला प्रश्न है, भारत में व्यावसायिक बैंकों का साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? तो ये आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो ये दोनों तिथियां आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1964 में। देश में औद्योगिक विकास की व्यक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुलाई 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से आच्छादित है? तो ये उपभोग साख एवं निवेश साख है जो ये इस स्कीम से आच्छादित है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम अगस्त 1998 में फसल ऋण के बड़े शेयर के साथ शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डोपिंग रोधी या प्रतिपूरक चुंगियां जो हैं उसे सम्मिलित नहीं किया गया है। जनवरी 1995 में को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती विद्युत एसी करंट धारा को दिष्ट विद्युत यानी डीसी करंट में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? तो रेक्टिफायर द्वारा किया जाता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, तो उसका पूरा दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई दे सकता है। समतल दर्पण में बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी बनाता है जितनी दूरी वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। अगला प्रश्न है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो ये 1/3 एटमॉस्फेयर पर रहता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो ऑक्सो कार्बन जो होता है ये कार्बन का अपरूप नहीं होता है, बल्कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीस ये सभी कार्बन के अपरूप माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए, यानी उनमें जो मिलाया जाता है सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है जो पैक्ड फूड होते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर लॉन्ड्री में
लॉन्ड्री में सामान्यतः विरंजक के लिए उपयोग होता है। यह कागज तथा कपड़ा उद्योग में भी उपयोग किया जाता है और यह जल को संक्रमण रहित बनाने हेतु भी उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल इनमें से कौन सा है? तो यूजीनाल जो है ये एक लौंग में पाया जाता है, याद रखिएगा। अजोला है क्या है? तो ये एक जलीय फर्ण है। यह जलोद्भिद पौधों की भांति होता है और सामान्यतः यह धान के खेत या उथले पानी में उगाई जाती है। यह जैव उर्वरक का प्रमुख स्रोत भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन बी और सी होते हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बाकी ए डी ई के जो विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, आज की श्रृंखला में इतने ही प्रश्नों को शामिल किया गया था। आज की श्रृंखला आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करें। आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट करें। आज के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से एक नई श्रृंखला में आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।